नमस्कार दोस्तों। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पर कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 3.5 गुणा 3.5 ऋण 2.5 गुणा 2.5 बटे 2.25 गुणा 2.25 ऋण 1.75 गुणा 1.75। अब देखिए, यदि इस प्रश्न को हम सामान्य विधि से हल करेंगे तो काफी समय लगेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 3.5 गुणा 3.5, इसका अर्थ क्या हुआ कि 3.5 का स्क्वायर यानी वर्ग, ऋण 2.5 गुणा 2.5, इसका मतलब क्या हुआ 2.5 का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से हर में 2.25 गुणा 2.25 है, इसे हम लिख सकते हैं 2.25 का वर्ग ऋण 1.75 गुणा 1.75, इसे हम लिख सकते हैं 1.75 का वर्ग, क्योंकि गुणा के रूप में ये दो बार आया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं जब ऐसी स्थिति आए कि दोनों पद वर्ग में हो और उनके बीच में माइनस यानी ऋण का चिन्ह हो, तो वहां पर एक सर्व समीकरण होती है a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b। यानी ऐसी स्थिति में हम a वर्ग ऋण b वर्ग जो सर्व समीकरण है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कब करेंगे? जब दोनों संख्याओं के वर्ग हो और उनके बीच में माइनस यानी ऋण का चिन्ह हो। अब a क्या हो गया 3.5, b हो गया 2.5, तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, है ना। इनको इस प्रकार से हम ले सकते हैं, एक बार हमने जोड़ा इस प्रकार से और एक बार हमने घटा दिया। ठीक है, अब बटे में वही होगा a वर्ग ऋण b वर्ग। a यानी क्या हो गया 2.25 और b यानी 1.75। यहां पर भी दोनों संख्या हैं, दोनों के वर्ग हैं और बीच में ऋण का चिन्ह है, इसलिए सर्व समीकरण a वर्ग ऋण b वर्ग लागू होगी। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे यानी 2.25 धन 1.75 और फिर से हम क्या करेंगे घटा देंगे, है ना। 2.25 ऋण 1.75। ठीक, अब देखिए 3.5 और 2.5 जोड़ते हैं कितना आता है 6, है ना। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं और अभ्यास करने पर इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। 6.0 यानी 6 आ गया गुणा, अब 3.5 में से 2.5 घटाएंगे कितना आएगा 1, है ना। इस प्रकार से 2.25 में हम जोड़ेंगे 1.75, कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है, गुणा 2.25 में से, है ना, 1.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.50। ये लिखा हमने 0.5 भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब दशमलव बाद में एक अंक है, दशमलव हटाया और ऊपर हमने 1 लगा दी। अब ये हो गया 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 6 को काट देंगे, 2 तिया 6, तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, सूची 1 के अभिव्यंजकों का सूची 2 के साथ मिलान करें, है ना। सूची 1 नीचे दी गई है, ये सूची 2 यहाँ पर दी गई है। अब देखिए कि यहाँ पर इनका हमें मिलान करना है। एक्स वाई क्या है, ये एक पद है ना। तो एक्स वाई का संबंध किससे हो जाएगा 3 नंबर से। तो हम देखेंगे विकल्प में, है ना,
देख रहे हैं एक का संबंध किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, और बाकी स्थानों पर 3 से नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो परीक्षा में हम बस इतना करें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको समझेंगे कि बाकी का मतलब भी क्या होता है। अब देखिए एक सदन हुआ है, ये हो गए द्विपद, इसमें दो पद होते हैं, है ना, ये हो जाएगा द्विपद, दो पद हैं एक्स और वाई, ठीक है। पद धन और ऋण के चिन्ह द्वारा बनते हैं। अब 6 क्या हो गया है, 6 हो गया है एक नियत है, यानी स्थिर संख्या ये, इसको नियतांक भी कहते हैं, है ना, और स्थिर अंक भी कहते हैं, इसका निश्चित मान होता है। अब यहाँ पर एक्स वर्ग धन एक्स धन 6, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिपद, है ना, ये हो गया त्रिपद। इस प्रकार से ये हमें याद होना चाहिए, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, 3 पद से ज्यादा होते हैं वे बहुपद कहलाते हैं। क्या आप एनएमएमएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस स्टडी बालोदा आपके लिए सबसे उत्तम समाधान लेकर आया है। यहाँ आपको एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी हेतु सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रत्येक विषय के गहन विश्लेषण के साथ सर्वोत्तम तैयारी संभव होगी। हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पत्र आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब आपको तैयारी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस स्टडी बालोदा पर सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। एनएमएमएस परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का यह आपका सुनहरा अवसर है। सक्सेस स्टडी बालोदा, सफलता अब आपके सही हाथ में हुई है। प्रश्न क्रमांक 3, संख्या 0.00000567 का मानक रूप क्या है। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो देखिए जब भी किसी संख्या का हमें मानक रूप ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे इसका पहला नियम यह है कि जो हमारा पूर्ण अंक होता है ना, बस दशमलव पहले 1 होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए, 1, पूर्ण संख्या 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ 0.00000567 है। अब यहाँ पर पूर्णांक क्या हो गया, 5 हो रहा है ना, तो दशमलव का आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा। अभी चूंकि दशमलव यहाँ पर है, इसे हम लाएंगे दाहिनी ओर, किस ओर लाएंगे, दाहिनी ओर लाएंगे। अब जो दाहिनी ओर दशमलव लाएंगे तो हम अंक को गिनेंगे कि कितने अंक छोड़ करके दशमलव हम लगा रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी दशमलव इस प्रकार लगेगा 5 और 6 के बीच में, ऐसा गुणा का चिन्ह लगा देंगे और घातांक लिख देंगे, आधा लिखेंगे 10। अब घातांक लगाएंगे, घातांक कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 5, हमने 5 अंक छोड़ करके दशमलव लगाया है और हम दाहिनी ओर गए हैं, किस ओर गए हैं, दाहिनी ओर, है ना, दाहिने हाथ तरफ गए हैं, तो दाहिने हाथ तरफ जाते हैं, दाहिनी ओर जाते हैं, तो वहां पर घातांक होती है, कैसी होती है, घातांक होती है ऋणात्मक, यानी माइनस वाली घातांक होगी, ध्यान रखिएगा, घातांक कैसे होगी, ऋणात्मक, यानी हमने 1 2 3 4 और 5 अंक छोड़े हैं, 5 स्थान छोड़े हैं, तो घातांक हो जाएगी ऋण 5, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5.67 गुणा 10 की घात ऋण 5 कहां पर है, ये विकल्प बी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी 5.67 गुणा 10 की घातांक ऋण 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहां पर देख रहे हैं 1.5%, तो इसको देखते हैं कि 1.5% का मतलब होता है 1/1.5/100, ठीक है। यदि 10 हटाते हैं और ये शून्य लगाते हैं तो हो जाएगा 15/1000, ठीक है। अब यहाँ पर 0.5% का मतलब क्या हुआ, 0.5/100, दशमलव हटा करके नीचे शून्य लगा दिया, ये हो गया 5/100, ठीक है। यहाँ 1/5 ऑलरेडी है, यहाँ पर 5/4 है। तो देखिए प्रायिकता के संबंध में एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अंश जो है हमेशा छोटा होता है, किससे, हर से, ये ध्यान रखिएगा, ये अंश कहलाता है ना,
और ये नीचे संख्या हर कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी कुल घटनाएं होती हैं उससे अधिक जो है अनुकूल घटना कभी हो नहीं सकती है। और प्रायिकता नियम क्या है कि कुल घटनाओं में से कोई घटना होने की संभावना होती है। तो यहाँ 5/4 है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यह प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है, यानी ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन 3D आकृति नहीं है? Which of the following is not a 3D shape? है ना। ऑप्शन दिया है वृत्त यानी सर्कल, गोला, स्क्वायर, डिस्क, चक्का, है ना, और बेलन यानी सिलेंडर। अब 3D आकृति में ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 विमाएं होती हैं। विमाएं कैसी? जैसे देखिए, यदि आपका वर्ग या आयत है, ये आयत है मान लीजिए, है ना। अब आयत में जो है, ये आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई हो गई। तो ये 2 विमाएं, ये कहलाती है विमाएं, है ना। क्या कहलाएगी ये? विमाएं। यानी इसमें 2 विमाएं हैं, इसे कहते हैं 2D। ठीक है। अब ऐसी आकृति, कौन सी आकृति है? ऐसी आकृति है कि इसमें जैसे अभी हम बात करते हैं घन की, है ना। ये देखिए, अब घन में हम देखते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इस प्रकार जो घन होता है, ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां पर ये कहलाती है विमाएं कहलाती है। इसमें कितनी विमाएं हैं? इसमें 3 विमाएं हैं, इसलिए आकृति कहलाएगी 3D। ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वृत्त जो होता है, ये वृत्त होता है ना, ये होता है आपका वृत्त। इसमें 3 विमाएं नहीं, ये 3D आकृति नहीं है। गोला एक लड्डू जैसा होता है, ये गोले का उदाहरण है ना, ये 3D आकृति है। वृत्त यानी साइकिल का पहिया, ये होगी 2D आकृति। तो क्या कहा गया है कि कौन सी 3D आकृति नहीं है? तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो वृत्त है यानी सर्कल है, तो सर्कल इज नॉट अ 3D शेप, है ना। और बाकी तीनों जो है वे क्या है? 3D शेप है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई सा भी शेप हो, ऐसी कोई सी आकृति हो जिसमें 2 मतलब डायमेंशन होते हैं, यानी 2 विमाएं होती हैं, वे कहलाएगी 2D। और जिस आकृति में 3 डायमेंशंस होते हैं, वे कहलाती हैं 3D, है ना। 3D से डायमेंशन का D जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसलिए 3D कहा जाता है, 3 डायमेंशंस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2D और 3D के बीच में आप विभेद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।